Hello students, welcome once again. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we will learn colloids, the difference between the true solution, colloids and suspension, and the classification of the colloids. There are three bases on which the colloids are classified. So one by one we will consider all the concept behind the different bases and all the type of colloids. Along with this, I will also teach you about the micelles and the mechanism of soap action. So let's begin. तो आज की पहली हेडिंग है हमारी कोलाइड्स. कोलाइड्स क्या होते हैं एक्चुअली? इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेट. ओके, colloidal state, it is not a substance, but actually it is a state of substance which is completely depending on the size of the molecules or size of the particles. ओके, तो कोलाइड्स के बारे में क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं. शायद मुझे लगता है आप सबको याद भी होगा, मैं लिख देता हूँ कि सॉल्यूशंस तीन कैटेगरी में किस तरीके से. पहला है हमारा ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस पहली कैटेगरी हो गई, ठीक है. दूसरे में हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस. एंड लास्ट में हमारा होता है सस्पेंशन. तो सॉल्यूशंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. कोलाइडल सॉल्यूशन अभी पढ़ेंगे, सस्पेंशन की हमें ज़रूरत नहीं, हमको नहीं पढ़ाया जाएगा. तो ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं उनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, जिसमें पहला तो हम अगर पार्टिकल की साइज़ की बात करें अगर, तो पार्टिकल के साइज़ की बेसिस पर भी हम इन सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करते हैं. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसकी साइज़ जो होती है इट इज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से छोटी साइज़ अगर पार्टिकल्स की है तो हम ये कहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं. अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की साइज़ होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये कोलाइडल होंगे, ठीक है. और अगर साइज़ ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर होती है तो हम ये कहते हैं सस्पेंशन होंगे, ठीक है. जैसे ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर इन वाटर. शुगर इन वाटर, ठीक है. तो एक चीज़ तो ये कि पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी, इट मीन्स यू कैन नॉट सी इट बाय योर नेकेड आई, ठीक है. बट सस्पेंशन की पार्टिकल की साइज़ बहुत बड़ी है तो आप इनके पार्टिकल्स को अपने नेकेड आई से देख सकते हो. ओके, पर कोलाइडल के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख तो सकते हैं पर इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, ठीक है. तो दे आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी हुई है. जब हम बात करते हैं क्लास 9 की तो वहाँ हमको पढ़ाया गया है. कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे वैसे तो एग्जांपल हैं, पर एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम लोग रोज़ अपने घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मिल्क. सस्पेंशन का एग्जांपल है सैंड इन वाटर. सैंड इन वाटर. और इसके अलावा भी सस्पेंशन कई सारे हैं, ठीक है. देन कोलाइडल भी कई सारे हैं, जैसे पेंट हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो पेंट. बहुत सारी जो एंटासिड सिरप्स आती हैं वो भी हमारी कोलाइडल में आती हैं. कुछ सस्पेंशन में भी आती हैं जिसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि उसमें आपको प्रेसिपिटेट नीचे सैटल होता हुआ दिखाई पड़ता है. तो ये तो हो गई कुछ एग्जांपल्स. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं रिमाइंड कराऊँ आपको तो आपको शायद कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से याद होगी, जो नहीं याद होंगी वो भी आपको मैं कंपैरिजन करके आपको समझा देता हूँ. एक फ़ोटो आपको दिखाई पड़ रही होगी, उस फ़ोटो के हिसाब से, उस पिक्चर के हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये है क्या इसमें. जैसे अगर मैं नेचर की बात करूं तो सस्पेंशन हेट्रोजेनस होता है, कोलाइडल भी हेट्रोजेनस होता है, पर ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजेनस होता है. तो अब पहले तो होमोजेनस हेट्रोजेनस का मतलब भी शायद मुझे लगता है पता होगा. होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस दे आर द टाइप ऑफ मिक्सचर. जिसमें होमोजेनस मिक्सचर में हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. होमोजेनस में हम ये कहते हैं देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंपोनेंट, एंड हेट्रोजेनस में कहते हैं कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है. दे आर वेरियस टर्म्स जो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है. देन पार्टिकल की साइज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, कोलाइडल में 1 से 1000 नैनोमीटर, एंड ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर. देन आता है सेपरेशन बाई. अगर हम ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें सस्पेंशन सेपरेशन आसानी से कर पाएंगे, पर कोलाइडल को और ट्रू सॉल्यूशन को नहीं कर पाएंगे. लेकिन वहीं अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे तो आप सस्पेंशन को तो कर ही लोगे, कोलाइडल को भी कर पाओगे, पर ट्रू सॉल्यूशंस को नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आप फ़िल्टर करके शरबत में से शक्कर को निकाल दीजिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, वह कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे. देन सेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़,
सेटल अंडर ग्रेविटी, मतलब वो धीमे धीमे सस्पेंशन के केस में क्या होता है नीचे आके सेटल हो जाते हैं। देन कोलाइडल के केस में सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जैसे ब्लड हमारा एक बहुत अच्छा कोलाइड है, तो जब हम कभी अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो उनके पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, वो टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, जिससे कि 2 अलग अलग लेयर बन जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेंसिटी। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में आप सेटल करा सकते हो। वैसे सेटल नहीं होता है कोलाइडल, पर सेंट्रीफ्यूगेशन में हो जाता है। एंड ट्रू सोल्यूशन कभी सेटल नहीं होता, वो थ्रू आउट द टाइम आपको वैसे दिखेगा। देन विजिबिलिटी, पार्टिकल्स को हम जनरली नेकेड आई में से देख लेते हैं सस्पेंशन में। एंड कोलाइडल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इज ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, लेकिन आप पार्टिकल को अपने नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। और उसी तरह से ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स भी इनविजिबल होते हैं। द अपीयरेंस कैसा सस्पेंशन का, ओपेक होता है, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज़ वेरी बिग, तो आर पार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जबकि कोलाइडल में जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर नॉट इन एवरी केसेस। एंड ट्रू सोल्यूशन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होंगे। देन टिंडल इफेक्ट जो है वो सस्पेंशन भी शो करेगा, कोलाइडल भी शो करेगा, पर ट्रू सोल्यूशन नहीं शो कर पाएगा। ये हम डिटेल में जब जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में तो आपको समझाएंगे। देन डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज़ एंड कोलाइड में धीमे धीमे डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूजन मतलब अगर आपने, जैसे हम देखते हैं ना, एक बॉटल रखी है, एक बीकर रखा है, उसमें आप एक पानी भर के उसमें अगर एक इंक की ड्रॉप डालिए तो वो तुरंत डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है। तो कोलाइडल में स्लोली वो डिफ्यूज़न होता है, पर ट्रू सोल्यूशन में इमीडिएटली रैपिडली हो जाता है। देन ब्राउनियन मूवमेंट सस्पेंशन में शो एंड कोलाइडल में शोज़ एंड ट्रू सोल्यूशन में नेग्लिजिबल। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये हम अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे। तो मुझे लगता है सारी प्रॉपर्टीज़ हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कई सारे बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स से कंपोनेंट्स भी जान लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स के जनरली 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। ये 2 इसके कंपोनेंट्स हैं, ओके। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में भी आपने 2 कंपोनेंट पढ़े हैं, क्या क्या? एक पढ़ा है सल्यूट और एक पढ़ा है सॉल्वेंट। तो जनरली हम क्या पढ़ते थे कि ये लेस अमाउंट में होता है ना, और ये मोर लार्ज अमाउंट में होता है। देन हमने ये पढ़ा था कि ये डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। बिल्कुल सिमिलर है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये लेस अमाउंट में होगा डिस्पर्स्ड फेज और ये लार्ज अमाउंट में डिस्पर्जन मीडियम होगा। डिस्पर्स्ड फेज इज़ गोइंग टू डिस्पर्स, मीन्स ये मिक्स होने जा रहा है, और डिस्पर्जन मीडियम वो है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज मिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को समझते हैं। मतलब डिस्पर्जन मीडियम, जैसे मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये कोलाइडल रखा हुआ है, तो मीडियम का मतलब जैसे मान लेते हैं ये मीडियम वाटर ही है, वाटर में आपने मिल्क डाल दिया, ठीक है। तो ये जो वाटर है मीडियम हो जाएगा, और जो इसमें आप डाल रहे हो जिसकी वजह से ये कोलाइडल अपने आप में कोलाइडल बन गया है, वो बन जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो ये हो गया 2 कंपोनेंट, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो पहली बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये हमारी पहली बेसिस ऑन विच यू आर जस्ट कैटेगराइजिंग द कोलाइड्स। तो अभी देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिर से एक टेबल आ गई जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इस पूरी टेबल में देखिए 3 ही स्टेट ऑफ मैटर हम जनरली डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है तो इसको हम सॉलिड सॉल का नाम देते हैं। 3rd कॉलम में देखिए आपको कोलाइड्स के नाम दिए जा रहे हैं, किस नेचर का कोलाइड है। तो सॉलिड सॉल, और इसके एग्जाम्पल हैं सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। देन देखिए दूसरा सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड, ओके। इट इज़ टर्म्ड एज सॉल। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, पूछ लेगा कि पेंट किस तरह का कोलाइड है, तो क्या लिखना है आपको? सॉल लिखना है, ठीक है। देन सॉलिड इन गैस मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो एरोसॉल बनेगा, स्मोक होगा, डस्ट होगा इसका एग्जाम्पल। देन लिक्विड इन सॉलिड तो जेल बनेगा, चीज़, बटर, जेलीज, दे आर द एग्जाम्पल्स। देन लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन बनेगा, मिल्क, हेयर क्रीम, दे आर द एग्जाम्पल्स। देन लिक्विड इन गैस तो एरोसॉल बना, फॉग, मिस्ट, क्लाउड,
इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। देन गैस डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्ट जैसे प्यूमिक स्टोन सभी के घरों में होता है, फोम रबर ये भी सबके घर में होता है। देन गैस इन लिक्विड, ये भी एक फोम बनाएगा, ये कोलाइड का नाम होगा फोम, और इसमें फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लैदर। और आप इस टेबल को देखिए तो आपको एक चीज़ मिसिंग दिख रही होगी, गैस इन गैस। सब तो है, सॉलिड इन सॉलिड भी है, लिक्विड इन लिक्विड भी है, पर गैस इन गैस क्यों नहीं है? बिकॉज गैस इन गैस एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएगी और कोलाइडल जो होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, तो इस वजह से इस पूरी टेबल में वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब कुछ फैमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, अब आप इस बुक में देखिए, आपको सब एग्जांपल्स दिखेगा। और उस टेबल में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट और जेल का डिफरेंस, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो सॉल्ट और जेल में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। तो मैनी फैमिली कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हिप्ड क्रीम इज अ फोम विच इज़ अ गैस dispersed in a liquid. Firefighting foam used at emergency airplane landing are also colloidal system. Most biological fluids are aqueous solids. Within a typical cell, protein and nucleic acid are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. So these are the common examples जो हमें पता होने चाहिए कि ये colloidal के हैं। Out of the various type of colloids given in table 5.4, the most common are salt, जिसमें solid in liquid है, और gel liquid in solid है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देन इमल्शन हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ये लिक्विड इन लिक्विड होता है, पर आपको जानना चाहिए कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं। बेसिस ऑफ नेचर of interaction between disperse phase and dispersion medium। ओके, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में किस तरह का इंटरैक्शन है ये हमें जानना है। तो इस बेसिस पे ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कई सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो आपको ध्यान रखना है, लायो जो शब्द है ये आपको जनरली सॉल्वेंट की बात करता है, या यहाँ पर अगर हम कहें तो ये डिस्पर्जन मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है। लायो शब्द जो है वो डिस्पर्जन मीडियम को जनरली रिप्रेजेंट करेगा। और जो फिलस वर्ड है, फिलस वर्ड होता है कह सकते हो अफेक्शनेट या अट्रैक्टिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो लायोफिलिक शब्द का मतलब है जो डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्शन रखते हो, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक इंट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है, तो वो लायोफिलिक सॉल्व बनाते हैं। और लायोफोबिक में वैसे लायो तो सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम के लिए होगा, और फोबिया से फोबिक वर्ड आया है। फोबिया तो आप जानते हो, है ना, हेट के लिए इस शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो रिपेलिंग नेचर का हो। तो लायोफोबिक कोलाइड्स वो होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में लीस्ट इंट्रैक्शन होता है, दे आर नॉट वेरी मच इंटरैक्टिव विद ईच अदर। ओके, सम फीचर्स आर देयर, लायोफिलिक लायोफोबिक के कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे डिफरेंस लिखने को आया तो एक डिफरेंस से तो काम चलेगा नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा डिफरेंस आप क्या बताएंगे कि अगर आपने लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि स्टार्च जो है, स्टार्च का अगर आपने वाटर में बनाया तो स्टार्च और वाटर जब मिलता है तो लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है। तो जब आप सारा वाटर इससे रिमूव कर दोगे तो स्टार्च भी बचेगा, और स्टार्च को आप दोबारा पानी में डालोगे तो वो फिर से स्टार्च का कोलाइड बना लेगा। मीन्स कहने का है कि ये जो लायोफिलिक होते हैं दे आर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मतलब ये दोबारा से बन जाएंगे फिर से कोलाइडल। पर लायोफोबिक जो होते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप अपनी बुक को देखिए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों। जैसे लायोफिलिक में लिक्विड लविंग कोलाइडल सॉल्ट डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, दे आर द एग्जाम्पल्स। एंड इसमें ये चीज़ लिखा है कि रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और इनका कोगुलेशन, दीज सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट में कन्वर्जन। ये काफ़ी स्टेबल सॉल्ट होते हैं और इनको आप आसानी से कोगुलेट यानी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर आप लायोफोबिक कोलाइड्स को देखिए तो इट मीन्स लिक्विड हेटिंग सब्सटेंसेज लाइक मेटल्स, दियर सल्फाइड्स एटसेट्रा
व्हेन सिंपली मिक्सड विद द डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल्ट। सिंपली मिक्सिंग से बनते नहीं, इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये कोलाइडल सॉल्ट बनते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट भी था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट का, प्रैक्टिकल्स में हम लोग स्कूल्स में कराते थे। पर अभी जब तक कोरोना है तब तक आप तो जा ही नहीं सकते स्कूल, लेकिन आप जब जाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम बनाते हैं कोलाइडल सॉल्ट बाय जस्ट कंटिन्यूसली बॉइलिंग द सोल्यूशन ऑफ वाटर विद द फेरिक क्लोराइड। सो ये हो गया। देन इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर एंड जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाते हैं, इसलिए इनके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये तो हो गया लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट में डिफरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करिएगा, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। तो तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम कोलाइड को कैटेगराइज करते हैं पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, तो इसमें 3 कैटेगरी बनती है। जो हमारी पहली है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, दूसरा होगा मैक्रोमोलिकुलर एंड द थर्ड वन इज़ एसोसिएटेड। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल जो आपसे पूछा गया था उसमें एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर में डिफरेंस पूछा हुआ था, और एक सेट में लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस पूछा था। तो एज द नेम इंडिकेट्स, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो नेम से मिल जाती है साइंस की, सबसे खास बात तो यही है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कि इसमें क्या होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कोलाइडल रेंज के हो जाते हैं। अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कोलाइडल नहीं है, लेकिन जब वो कई सारे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की हो जाएगी और वो कोलाइडल बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए इसमें एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल अ गोल्ड सॉल्ट मे कंटेन पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग मैनी एटम्स। सल्फर सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग 1000 और मोर ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल। तो S8 सल्फर मॉलिक्यूल तो अकेला बहुत छोटा होगा, जो आप देख ही नहीं सकते हो ना माइक्रोस्कोप से ना किसी भी टेक्निक से, लेकिन ये थाउजेंड्स के नंबर में, लैक्स के नंबर में जब कलेक्ट हो जाते हैं तो ये कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिल जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में इनको मल्टी मॉलिक्यूलर बोलते हैं, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कोलाइड बना रहे हैं। ठीक है, देन मैक्रोमोलिकुलर, ये ऐसे सॉलिड कोलाइड्स होते हैं जो खुद ही बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जिसमें हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, एग्जाम्पल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। सो दे आर अ काइंड ऑफ पॉलीमर एक्चुअली। तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, क्योंकि वो मैक्रो मतलब बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स। अगर हम सिंगल बात करें तो वो मोनोमर होते हैं, पर पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हैं, दे आर द पॉलीमर्स। जितने भी स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये क्या है, हमारे बॉडी में होने वाले, पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा पॉलीमर्स जैसे नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर, ये सब भी हम जानते हैं। अपने आसपास बहुत सारी ये चीज़ें पाई जाती हैं। पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं, सिंथेटिक रबर भी हमारे बहुत सारे यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, जिनकी साइज़ कोलाइडल रेंज की होती है। देन एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये मिसेल्स बनाते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते क्या एक्चुअली, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब वो सिंगल होते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, पर जब इनकी कंसनट्रेशन बहुत बढ़ जाती है तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब कलेक्ट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद एक बड़ा साइज़ का मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा साइज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि कोलाइडल रेंज में लाई करता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम मिसेल्स का नाम देते हैं। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, मिसेल्स या माइसेल्स, जो माइसेल्स भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मिसेल्स का नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, इट इज़ एग्रीगेटेड पोर्शन ऑफ so many number of strong electrolytes। ये मिसेल्स होंगे, तो इसमें को हम एसोसिएटेड कोलाइड्स का नाम देते हैं। एसोसिएटेड मतलब कई सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएट हो गए, मिल गए हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में डिफरेंस पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिएगा। देन उसके अलावा इस बार क्राफ्ट टेम्परेचर पूछा हुआ था। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मिसेल्स फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर आने के बाद ही मिसल्स का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज मिसल्स नहीं बन पाएंगे। देन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC, ये वो कंसंट्रेशन होती है जिस कंसंट्रेशन को अचीव करने के बाद मिसल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज मिसल्स नहीं बन पाएंगे। फॉर सोप्स के लिए बताया गया है CMC इज 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, तभी ये
एसोसिएटेड कोलाइड्स बना पाएगा, मिसल्स बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। अब मैकेनिज्म क्या है मिसल फॉर्मेशन की वो भी देख लीजिए, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ी थी, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे C17 S35 COO- Na+, ये आपको याद होगा। ये क्या है? ये है सोडियम स्टीरेट, ये एक सोप मॉलिक्यूल है, सोडियम स्टीरेट, देन सोडियम पामीटेट, ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा है। तो सोप का मॉलिक्यूल एक्चुअली 2 पार्ट रखता है, शायद याद होगा, ठीक है। ये है आपका एक हेड पार्ट, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल। तो टेल जो होती है ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है। और जो हेड होता है वो आपका COO- होता है, क्योंकि Na+ तो अलग हो जाएगा पानी में डालते ही। तो ये पोलर होता है। हेड कैसा होगा? आपका पोलर होगा, क्योंकि ये चार्ज रख रहा है, ठीक है, माइनस चार्ज रख रहा है। और जो टेल होती है वो आपकी नॉन पोलर होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से कोवलेंट कंपाउंड पजेस कर रही है। तो पोलर हेड होगा एंड नॉन पोलर टेल होगा। क्लियर? तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, जिसको हम इस तरीके से क्लास 10 में पढ़े थे कि ये चेन है और ये हेड है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, ये टेल और ये हेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इनको आप वाटर में कंटेनर में डालोगे, जैसे मान लेते हैं ये पानी का कंटेनर है, इसके अंदर आपने इसको डाला, ठीक है, ये टेल और ये हेड, ये टेल और ये हेड, इस तरीके से जैसे इसको आपने अंदर डाला, होगा क्या कि वाटर कैसा है? एक पोलर सॉल्वेंट है ना। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। और इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों ही पोर्शन रख रहा है। ये टेल नॉन पोलर है और इसका जो हेड है पोलर है, मतलब एक ही कंपाउंड में दोनों ही पोर्शन है, पोलर और नॉन पोलर। तो वाटर की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? इसका हेड, क्योंकि वो पोलर है, पर टेल उससे रिपेल होगी। ओके, तो जब टेल उससे रिपेल होगी तो ये क्या करते हैं, जैसे ही पानी में जाएंगे तो क्योंकि हेड तो टुवर्ड्स द वाटर फेस कर रहा है, हेड तो वाटर की तरफ फेस करेगा, पर टेल वाटर से अवे फेस करेगी, तो पर वो किधर फेस करेगी? एक दूसरे की तरफ फेस करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये इस तरीके से सारी टेल एक दूसरे की तरफ फेस कर लेती हैं और जो हेड पोर्शन है वो वाटर की तरफ फेस कर लेता है इस तरीके से। तो ये एक स्फेरिकल एग्रीगेशन बन के तैयार हो जाता है। ये एक स्फेरिकल एग्रीगेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्योंकि एक स्फेरिकल एग्रीगेशन है इसलिए स्फेरिकल शेप बनाएगा, और इसी को हम मिसल्स का नाम देते हैं। दिस इज़ मिसल्स, ओके, दिस इज़ मिसल्स और माइसल्स, जो भी आप कहना चाहें। तो इसको हमने क्या बोला? इट इज़ अ स्फेरिकल एग्रीगेशन ऑफ नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स और द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसकी भी रेंज जो होती है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं, तो कोलाइडल रेंज में ये लाई कर जाते हैं और ये एक एसोसिएटेड कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस मिसल फॉर्मेशन का तरीका होता है, क्यों बनता है। अब इसी में हमारी एक हेडिंग होती है क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि ये क्लिंजिंग कैसे करता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत इंटरेस्टिंग है क्लिंजिंग एक्शन। होता क्या, मान लेते हैं ये कपड़े की सरफेस, इसमें एक स्टेन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टेन कैसा है? जो स्टेन है ये नॉन पोलर है। अगर ये पोलर होता तो सिंपली पानी से डालते ये साफ़ होता कि नहीं होता? पोलर होता, क्योंकि पानी तो वही पोलर है, तो वो एक साथ अपने साथ उसको लेके चला जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पोलर होता तो वो कपड़े के ऊपर आता ही क्यों नहीं आता? क्योंकि कपड़ा तो हमारा नॉन पोलर है, तो पोलर अगर होगा तो उसके साथ उसका कोई इंट्रैक्शन होगा नहीं। तो जनरली होता क्या है कि जो भी स्टेन, ग्रीस या जो भी चीज़ें आपके कपड़ों पर लग रही है, वो क्या है? वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो ये इसीलिए वो इस फैब्रिक के साथ जुड़ा हुआ है। आप जैसे ही सोप इस पर अप्लाई करते हो, तो सोप में फिर से क्या ध्यान रखने की वाली बात है कि एक नॉन पोलर पोर्शन है, टेल नॉन पोलर है, और हेड कैसा है? पोलर है। तो सारी की सारी टेल इसमें एम्बेडेड हो जाएंगी। नंबर ऑफ टेल्स, मतलब नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल की टेल्स हज़ारों की संख्या में वो आके इसमें एम्बेडेड हो जाएंगी, बिकॉज स्टेन भी नॉन पोलर है और टेल भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट जो होगा वो सोप मॉलिक्यूल्स का कुछ ऐसा होगा। मुझे लगता है ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, कि हो क्या रहा है कि ऑल द नॉन पोलर टेल पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज जस्ट गेट एम्बेडेड विद द स्टेन्स, बिकॉज स्टेन्स आर ऑल्सो नॉन पोलर। तो इस तरीके से अगर इसको हम 3D में इमेजिन करें, तो ये सब तरफ से अगर हज़ारों की संख्या में सोप मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया, तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो इसका हेड होगा, क्योंकि हेड तो पोलर है, तो ये किसकी तरफ फेस कर रहा है? ये वाटर की तरफ फेस कर रहा है। ओके, तो अब ये जो स्फेरिकल एग्रीगेशन बनेगा, ये तो 3D में अगर आप सोचें तो ये भी एक स्फेरिकल एग्रीगेशन है। तो अब ये स्फेरिकल एग्रीगेशन भी मिसल्स बन गया है,
और इसके चारों तरफ क्या है, क्योंकि आपने इसको किसी कंटेनर में डाल रखा है तो उसके चारों तरफ पानी है। तो पानी कैसा है, पोलर है, और पोलर की तरफ कौन फेस किया है, इसका हेड फेस किया है। तो अगर आप मिसल्स की बात करिए तो इस तरीके से ये मिसल्स का स्ट्रक्चर हो गया, और मिसल्स के स्ट्रक्चर के अंदर ही यहाँ पर स्टेन पैक हो गया है। ये स्टेन है इसके अंदर, ओके, ये स्टेन है, और सोप के मॉलिक्यूल्स ने मिसल बना के उसको सराउंड कर रखा है। एंड एज यू एजिटेट, चाहे वो वॉशिंग मशीन से एजिटेशन होता हो, चाहे वो अपने हाथ से आप कपड़ों को रगड़ते हो, तो सारा पानी जो इसके कांटेक्ट में, अभी क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे आप एजिटेट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही मूव करेंगे वैसे ही इस मिसल को अपने साथ खींचेंगे, और जैसे ही मिसल को अपने साथ खींचेंगे, ये स्टेन, मिसल्स किसके साथ जुड़ा है, स्टेन के साथ जुड़ा है, तो मिसल जब बाहर निकलेगा तो स्टेन भी अपने साथ बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास 10 का टॉपिक था, पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में जाएंगे। अगर टाइम मिला तो पूरी प्रॉपर्टीज़, अदरवाइज़ प्रॉपर्टीज़ को हम किसी स्पेशल हेडिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करके शेयर करिएगा ज़रूर, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर देखिएगा, कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।